जय हिंद, नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिक्योर 60 और टू द टॉप स्टडी पॉइंट पर। और आज की क्लास हमारी क्लास नंबर फर्स्ट रहेगी और क्लास नंबर फर्स्ट में हम करने वाले होंगे क्या, रसायन विज्ञान जो केमिस्ट्री हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो केमिस्ट्री क्लास नंबर फर्स्ट रहेगी हमारी आज है। और हम देख लेते हैं कि केमिस्ट्री में कहाँ पर क्या सिस्टम है, कैसे। तो सबसे पहले जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो बात आती है किसकी कि केमिस्ट्री क्या है, व्हाट इज केमिस्ट्री, यानी कि रसायन विज्ञान क्या है। जब रसायन विज्ञान की बात कर रहे होते हैं तो रसायन विज्ञान ये विज्ञान का वह अध्ययन है। केमिस्ट्री क्या है? विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर हम यानी कि तत्वों का और उनमें जो होने वाले परिवर्तन है उनका जो भी मतलब परिवर्तन होता है उनके अंदर तत्व हो गए, कोई पदार्थ हो गया, ठीक है। तो उनका जब वर्णन करते हैं तो वो हमारी क्या हो जाती है, उसका अध्ययन करने मतलब है जो केमिस्ट्री है, जो विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर पदार्थों का हम अध्ययन करते हैं और उनमें जो होने वाले परिवर्तन को जांचते हैं, देखते हैं, तो उसी को हम कह देते हैं क्या, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री कह देते हैं। सिंपल सी भाषा में मैं इसकी बात करूं कि इसकी डेफिनेशन की, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, लिख लेना। डेफिनेशन मैं लिखवा देता हूं एक बार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर हम बात करेंगे आगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लेंगे इसका। तो इंट्रोडक्शन पहले कर लेते हैं मेरे हिसाब से, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले जब हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो पहला चैप्टर आता है किसका, एटम का। एटम यानी कि परमाणु। परमाणु, उसके बाद में चैप्टर आता है हमारा कौन सा, एटम की जो ब्रीफ थ्योरी ऑफ एटम, यानी कि परमाणु का संक्षिप्त में यानी कि धारणा समझना, उसकी मतलब जो भी डेफिनेशन समझना, ब्रीफ थ्योरी ऑफ ब्रीफ थ्योरी ऑफ, स्पेलिंग में मत जाना भी, थ्योरी ऑफ एटम। फिर एलिमेंट आ जाता है आपका, यानी कि तत्वों के बारे में क्या करेंगे, हमें सीखेंगे। और यहां से फिर उसके बाद में चलेंगे पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल, ठीक है। और उसके बाद में आगे चैप्टर आता है कार्बन एंड कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन एंड कंपाउंड। इस प्रकार के बहुत सारे चैप्टर है, जो भी जितने भी चैप्टर है, यानी कि आगे एसिड एंड बेस जो अम्ल और क्षार है और पॉलीमर है। इसके बाद में एक्स्ट्रा टॉपिक आपके मोल कंसेप्ट वगैरह, केमिकल रिएक्शन, अलॉय, ठीक है, मिश्र धातु, मेटल, नॉन मेटल, टाइप ऑफ साल्ट को लेकर हमें यहाँ से चल रहे होंगे। तो जब हम बात करते हैं किसकी, इसके डेफिनेशन की, ठीक है। तो डेफिनेशन की बात करते हैं, यानी सबसे पहले बात डेफिनेशन की करेंगे। यहाँ पर डेफिनेशन मैं लिख देता हूँ एक बार, तो पहले इसमें साइड डाल लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपकी डेफिनेशन है, लिख लीजिए। अभी मैं बता रहा हूं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का जो परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है उसको हम कहते हैं रसायन विज्ञान, यानी कि केमिस्ट्री कह देते हैं। और जो केमिस्ट्री यानी कि जब बात ये उत्पत्ति की आती है, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो फ्रांस, मैं आपको बता देता हूँ। फ्रांस के जो लोग थे, यानी कि फ्रांस के लोग वो जो फ्रांस का जो प्राचीन शब्द है क्या, मिस्र, फ्रांस क्या क्या, मिस्र का, ठीक है। मिस्र का जो प्राचीन शब्द है क्या, केमी, यानी कि वहां के लोगों का जो केमी कहना वहां की मिट्टी को दर्शाता है, ठीक है। तो यानी कि वहां के लोग केमी यानी कि काली मिट्टी को कहते थे। मिस्र के लोग काली मिट्टी को कहते थे केमी, केमी नाम, वहां से इसका नाम पड़ा है केमी। और आगे और स्टार्टिंग में जो जब इसका केमी मतलब मिट्टी, काली मिट्टी को कहा गया, तो स्टार्टिंग में इसका अध्ययन मतलब जो केमिस्ट्री का अध्ययन है उसको क्या कहा गया था, केमिस्ट्री को के अध्ययन को स्टडी ऑफ केमिस्ट्री, स्टडी ऑफ केमिस्ट्री, स्टडी ऑफ केमिस्ट्री को क्या कहा गया, केमी टेकिंग कहा गया भाई, केमी टेकिंग कहा गया, ठीक है, केमी टेकिंग कहा गया। और सबसे पहले इसके केमिस्ट्री के खोजकर्ता मैं आपको बता देता हूं, खोजकर्ता थे इसके
रॉबर्ट बॉयल, ठीक है। यानी कि सबसे पहले इसके खोजकर्ता थे रॉबर्ट बॉयल ने इसकी खोज की थी। रॉबर्ट बॉयल ने इसकी खोज की थी, ठीक है। रॉबर्ट बॉयल ने खोज की थी, खोजकर्ता थे, ठीक है। तो लेकिन बाद में इसके मतलब पितामह के रूप में इसको भी यानी कि फादर ऑफ केमिस्ट्री, पिताजी के रूप में यानी कि केमिस्ट्री रसायन विज्ञान के पिताजी किसको कहा गया, वो आपको पता है किसको कहा गया होगा, जॉन डाल्टन, ठीक है। जॉन डाल्टन को ही कहा गया था ना, हाँ जॉन डाल्टन को नहीं कहा गया था, जॉन डाल्टन को तो उसके एटम के पिता कहा गया था, एटम की खोज की थी जॉन डाल्टन से, ठीक है। तो जो वास्तविक जो इसके पिता थे फादर ऑफ केमिस्ट्री, वो कौन थे, वो थे एंटोनी लेवोजियर, ठीक है। एंटोनी लिवोजियर नामक वैज्ञानिक थे, जो इसके पिताजी यानी कि फादर ऑफ केमिस्ट्री कहे जाते थे। तो यहाँ तक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब चलते हैं आगे हम, तो स्टडी ऑफ केमिस्ट्री केमिटेक हमने पढ़ लिया और आगे चलते हैं थोड़ा सा। फादर ऑफ केमिस्ट्री हमने जान लिया। जिस प्रकार से हम कहें कि बायोलॉजी को और थोड़ा सा इसको कंपेयर करने की बात आती है यहाँ पर, थोड़ी सी क्या आती है कि जो भी हमारा क्या है, जो मनुष्य है, ठीक है, जैसे जिस प्रकार जीवन की खोज एक कोशिका से मानी गई है, यानी कोशिका से हुई है, मानी क्या गई है, जिस प्रकार से सेल मनुष्य का जीवन का आधार है, उसी प्रकार से ये जो आसपास में जो बड़ी आप चीजें जो भी देख रहे हो, मार्कर हो गया, पेन वगैरह हो गया, कुछ भी चीजें आप लैपटॉप वगैरह, फोन जो भी होगा, ठीक है, दुनिया के अंदर जो भी मतलब वस्तुएं बनी हुई है वो किस पर आधारित है, वो एटम की बनी हुई है, ठीक है, सब कुछ जो भी है। यानी कि सेल यानी कि जीवित जंतु मनुष्य में पाए जाने वाला यानी कि सेल हो गया, ठीक है। यानी कि जीवित जो भी प्राणी है आज के टाइम में वो सेल से बना हुआ है किसी ना किसी प्रकार के। उसी तरह कोई भी पदार्थ तत्व, ठीक है, वो किसी ना किसी यानी कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, चाहे हम उसको क्या कहें, एटम कहें, यानी कि वो एटम से मिलकर बना हुआ है। तो अब बात आती है कि वो एटम से बना हुआ है, लेकिन उसके अंदर वो एटम कहां से किस प्रकार से जुड़ा, ठीक है, एटम के जो पार्टिकल्स है वो किस प्रकार से वर्क करते हैं और किस प्रकार से चेंज हो जाते हैं, ठीक है, अपने अनुसार चेंज होते रहते हैं, ठीक है, और किस प्रकार उसमें क्या इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और उसके मतलब चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, ठीक है। इसी प्रकार से हम आगे चलेंगे। तो अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे एटम की तरफ। तो बात जब एटम की आएगी है तो एटम के बारे में हम थोड़ा सा आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। अभी तो इंट्रोडक्शन तो हमने कर लिया था और अब बात करते हैं किसकी, एटम की। तो एटम क्या है, एटम है किसने बताया था, जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक थे जिसने एटम के बारे में बताया था और कहा था, क्या कहा था कि एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और जिसको मतलब अधिक से अधिक नहीं तोड़ा जा सकता, ठीक है। तो एटम को क्या बताया, एटम की खोज जब हम कर रहे होंगे, एटम की खोज, एटम यानी कि परमाणु की खोज किसने की थी, जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक थे। जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक थे, उसने एटम की खोज की थी और बताया था कि एटम एक क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। एटम इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, और इसके मतलब है अधिक से कोई मतलब और अधिक इसके टुकड़े नहीं की जा सकते। यानी कि एटम को, ये एटम है, ठीक है, ये कोई छोटा पार्टिकल है और इसके और अधिक छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते। लेकिन उसके बाद में क्या आए, तीन वैज्ञानिक और आए जिन्होंने क्या कहा कि एटम को दो हिस्सों में क्या कर दिया, बांट दिया। दो हिस्सों में बांटने का मतलब क्या है, यहाँ पर है दो हिस्सों में बांटने का मतलब है, इसको अगर दो हिस्सों में बांट दो तो एक एटम और आ जाएगा यहाँ पर है। लेकिन इसको दो हिस्सों में बांटने का मतलब ये नहीं था कि इसको अलग अलग दो हिस्सों में बांट दिया गया, ये नहीं था, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब उनका क्या था कि इसी के अंदर दो चीजें यानी कि दो एटम और पाए गए,
वो कौन से थे, वो आपको पता होगा। एक तो था इलेक्ट्रॉन है और दूसरा न्यूक्लियस था। ठीक है, एक बार थोड़ा सा, ठीक है। यानी कि जो परमाणु का सिद्धांत किसने दिया था, जॉन डाल्टन ने दिया था। और आगे चलकर ये इसने कहा था कि एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कभी मतलब आगे मतलब विखंडित यानी खंडित नहीं हो सकता, यानी कि और अधिक इसके टुकड़े नहीं हो सकते, कहने का मतलब ये। तो एटम आगे जाकर दो हिस्सों में बांटने का मतलब क्या है, एटम में दो क्या मिले भी, दो कोई तत्व मिले जिसका नाम जो आपके सामने होंगे यहाँ पर, वो क्या थे दो तत्व, वो एक तो था इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिसको हम ई नेगेटिव से डिनोट करते हैं, और दूसरा था न्यूक्लियस। न्यूक्लियस था इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, यानी कि दो तत्व यहां पर पाए गए किसके अंदर, एटम के अंदर। और यहीं पर इन तीन वैज्ञानिकों ने किसकी थ्योरी को फेल कर दिया, जो जॉन डाल्टन ने दी थी उसकी थ्योरी को फेल कर दिया यहाँ पर। और जो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी वो, उसके इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन माने जाते हैं, जे थॉमसन माने जाते हैं, ठीक है, जे थॉमसन। जे थॉमसन है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता है। और न्यूक्लियस के कौन थे, न्यूक्लियस के रदरफोर्ड, ठीक है, इसके थे रदरफोर्ड। और आगे चलकर जो न्यूक्लियस था वो भी दो भागों में यहाँ से डिवाइड हो जाता है, और जो दो भागों में डिवाइड हुआ उसमें एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। अब बात करते हैं प्रोटॉन की खोज किसने की थी और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, प्रोटॉन की खोज भी रदरफोर्ड ने की थी। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, न्यूट्रॉन की खोज की थी यहां से चैडविक ने, जेम्स चैडविक था कोई, जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक था, चैडविक कैसे लिख दिया, चैडविक, ठीक है। तो डॉक्टर जेम्स चैडविक ने इस न्यूट्रॉन की खोज की थी, और रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की खोज की थी, ठीक है, न्यूक्लियस की, प्रोटॉन की भी खोज की थी रदरफोर्ड ने, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी मेरे हिसाब से तो। और प्रोटॉन पर किसके बारे में बताया था इसने, प्रोटॉन पर जो एक मतलब आगे जो भी मैं बताऊंगा गोल्डस्टीन था कोई। और कई बार क्वेश्चन कैसे पूछ लिया जाता है, यहाँ पर कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि एटम का आकार बताइए, साइज ऑफ एन एटम, साइज ऑफ एटम, ठीक है, आकार कैसा है, आकार में कैसा है, ठीक है। तो आकार में क्या है, गोलाकार है, ठीक है, एटम, कोई दिक्कत नहीं है, जिसके अंदर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, जो इलेक्ट्रॉन तो बाहर घूम रहे होते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जिसको टोटल करके हम क्या निकालते हैं, एटॉमिक मास निकालते हैं। तो यहाँ से इतना समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और अब बढ़ते हैं आगे, और आगे है भी जिस प्रकार से एक तो यहाँ पर जो वैज्ञानिक आए थे, चैडविक आया है और रदरफोर्ड आया है यहाँ पर, और कौन है, जे थॉमसन है, ठीक है, ये एक दूसरे के स्टूडेंट टीचर रहे हुए हैं अभी। तो चैडविक है वो किसका मतलब, चैडविक किसका स्टूडेंट था, चैडविक यहाँ पर था रदरफोर्ड का स्टूडेंट था, चैडविक था ना, चैडविक जो रदरफोर्ड का स्टूडेंट था, ठीक है। और रदरफोर्ड टीचर थे किसके, उसके जे थॉमसन के टीचर थे, यानी कि ये भी स्टूडेंट था। आगे इतनी बात समझ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जे थॉमसन किसका टीचर था, ये था रदरफोर्ड का, ये तो इसका टीचर था, रदरफोर्ड इसका टीचर था चैडविक का, और ये इसका स्टूडेंट होगा, ठीक है, ये टीचर होगा। और सबसे पहले ये क्या था, ये टीचर था और ये इसका स्टूडेंट था रदरफोर्ड, बाद में ये टीचर बन गया, स्टूडेंट बन गया, ठीक है। अब बात करते हैं इन तीन वैज्ञानिक, ये तीन वैज्ञानिक कौन थे जिसने, यानी कि जो एटम की खोज करता थे, कौन थे एटम के खोजकर्ता, जॉन डाल्टन थे, जिसकी थ्योरी को इन्होंने फेल कर दिया था। उनके नाम हम जान लेते हैं, कौन थे, यही तीनों थे वो, जो जे थॉमसन था, चैडविक और रदरफोर्ड थे, ठीक है। अब बात किसकी करते हैं,
यहाँ पर है ये इन तीनों को ट्रिक से याद करते हैं, यानी कि इन्होंने किन किन की खोज की थी। तो एक ट्रिक यहाँ पर आ जाती है आपके सामने। तो ट्रिक है वो क्या है, ईंट पर नाच, ईंट पर नाच, ये वाली ट्रिक आ जाती है यहाँ पर, ठीक है। और दूसरी ट्रिक यहाँ पर क्या आ जाती है, ईंट पग नाच, पग नाच करके इसकी कोई ट्रिक आ जाती है, ठीक है। तो ईंट से देखो क्या बना, ई से बना इलेक्ट्रॉन, और जिसकी खोजकर्ता कौन थे, थॉमसन, यानी कि जे टी, ठीक है। टी से क्या बन गया, टे से बन गया टी, थॉमसन, थॉमसन। टी से यहां से प्रोटॉन, और प्रोटॉन की खोजकर्ता कौन थे, रदरफोर्ड। और नए से बन गया न्यूट्रॉन, ठीक है। पी, न्यूट्रॉन जीरो चार्ज होता है न्यूट्रॉन पर, ठीक है, जीरो आवेश। तो ये न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने की थी। अब देखो ये पग क्यों आया यहाँ पर, पग है, पग यानी कि प्रोटॉन है, और प्रोटॉन की खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने की थी। आप कहोगे दो दो खोजकर्ता कैसे हो सकते हैं, गोल्डस्टीन। अब देखिए एक्चुअल में जो गोल्डस्टीन थे ना वो प्रोटॉन के खोजकर्ता थे, ठीक है। और यहाँ पर रदरफोर्ड आया, और इसने क्या किया था, इसने तो सिर्फ खोज की थी, इसने गोल्डस्टीन ने इस प्रोटॉन के चार्ज के बारे में बताया था, यानी कि ये इसके मतलब है, इसने बताया था कि प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है ना, पॉजिटिव चार्ज, इसके बारे में इसने जानकारी दी थी। तो प्राथमिकता किसको, प्रायोरिटी किसको देनी है, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी, अगर दोनों ऑप्शन में हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो प्रायोरिटी सबसे पहले इसको देनी है, ठीक है, प्रायोरिटी, ये इसको प्राथमिकता इसको देनी है सबसे पहले, ये ऑप्शन चुनना है आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक है। तो अब चलते हैं आगे, और आगे हम बात कर लेते हैं कि अगर इसने चार्ज के बारे में बता दिया है तो चार्ज के बारे में हम बात कर लेते हैं थोड़ी, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उन पर किस प्रकार का चार्ज होता है, उनका द्रव्यमान पर बात कर लेते हैं। तो हम बात करेंगे चार्ज की, यानी कि उन पर जो चार्ज होता है वो, और मास जो द्रव्यमान है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होगा, प्रोटॉन पर चार्ज होगा, और न्यूट्रॉन पर चार्ज होगा जीरो। अब देख लेते हैं इन पर जो चार्ज होता है वो कौन सा 1.602 कितना होगा ये 22 होगा, ठीक है, और इंटू 10 की पावर -19, ठीक है। तो अब देखिए इसी प्रकार से प्रोटॉन का भी चार्ज होता है, और इस पर मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर मास होता है आपका 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस है ये 31, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है, प्रोटॉन पर आवेश होता है, ठीक है, प्रोटॉन पर भी आवेश है यही होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो इसका मास होता है वो होता है किसका 167262, ज्यादा तो नहीं हो गया ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू 10 की पावर -22, ठीक है। और न्यूट्रॉन पर चार्ज यानी कि आवेश क्या होता है, नेगेटिव यानी कि जीरो, नो चार्ज है, यहाँ पर लिख देना नो चार्ज। और इसका जो द्रव्यमान है वो कितना होगा, द्रव्यमान होगा इसका 1.67493, और इंटू 10 की पावर -22। अब देखिए भी जो न्यूट्रॉन का चार्ज होता है वो प्रोटॉन से थोड़ा सा यानी कि ज्यादा होता है, देखिए यहाँ पर है ये कितना है, ये तो 262 है, यहाँ पर 493 है, बस इतना सा फर्क होता है। यानी कि लिख सकते हैं जो प्रोटॉन जो न्यूट्रॉन चार्ज है, न्यूट्रॉन मास, ठीक है, न्यूट्रॉन मास मोर देन, स्लाइटली मोर देन, ठीक है, न्यूट्रॉन का जो मास है
न्यूट्रॉन मास इज मोर देन प्रोटॉन स्लाइटली। ठीक है, यानी कि जो न्यूट्रॉन का मास है वो प्रोटॉन से थोड़ा सा ज्यादा होता है, कहने का मतलब ये इसका। तो अब चलते हैं आगे, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से, तो चार्ज यानी कि आवेश होगा इस पर। और अब बात किसकी कर लेते हैं, एटॉमिक नंबर की और एटॉमिक मास की। ठीक है, आगे जाकर हमको किसका ये आवेश निकालना पड़ेगा इनका। ठीक है, ये आवेश जब निकाल रहे होते हैं, एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर निकाल लेंगे, तो हमें एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर की जरूरत पड़ेगी यहाँ से। तो एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। और जब बात करते हैं किसकी, एटॉमिक मास की, एटॉमिक मास को डिनोट किससे करते हैं, ए से, और एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर को डिनोट करते हैं हम जेड से। ठीक है, और जेड बराबर किसके होता है, ये होता है पी के। ये बता दूंगा आपको क्यों होता है जेड बराबर पी के। ठीक है, तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ आया तो आ जाओ थोड़ी देर में। बात करते हैं एटॉमिक नंबर, यानी कि एटॉमिक नंबर कितना हो गया, जेड हो गया। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है, उस एटम में कितने, यानी कि उस परमाणु में कितने क्या है, प्रोटॉन है। तो किसी भी परमाणु में कितने प्रोटॉन हैं, उनकी अगर हमको संख्या जाननी हो तो वो क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, वो जिसके प्रोटॉन के बराबर होता है, कहना। इसलिए मैंने यहाँ पर जेड इक्वल पी लिख दिया, यानी कि जो एटॉमिक नंबर है वो प्रोटॉन की संख्या को बता रहा हुआ यहाँ पर। इतनी बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। तो अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे भी, और आगे हम चलकर कहाँ पर पहुंच जाएंगे अभी। जिस प्रकार हम बात करते हैं जो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है, क्या होता है कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, जिस प्रकार से, और कार्बन का एटॉमिक नंबर है क्या, 6 है, और पूछ लिया जाए आपसे क्या इसका एटॉमिक मास बताओ, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है, और इसका जो एटॉमिक मास निकालने का फार्मूला मैं आपको बता देता हूं। एटॉमिक मास इक्वल होगा उसके अंदर जो भी, यानी कि प्रोटॉन की संख्या होगी, मतलब है यानी कि एटॉमिक नंबर जो भी होगा उसका आइटम का, प्लस में और उसके अंदर जो भी न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है, ये बराबर, तो जेड बराबर पी बराबर ई होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्यों होगा, क्योंकि वो नेग्लेक्ट कर दिया जाता है यहाँ पर, यानी कि मतलब उनके समान सी हो जाता है। ठीक है, उसको छोड़ो आप है, यानी कि जो एटॉमिक मास है वो जेड प्लस में एन होगा। यहाँ पर एटॉमिक मास हमको कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, एटॉमिक मास नहीं दे रखा है, इसके एटॉमिक नंबर दे रखे हैं जो कि जेड है, यहाँ पर जेड कितना है, 6 दे रखा है। ठीक है, और ये किसके बराबर है, एटॉमिक मास के बराबर है। तो एटॉमिक मास के बराबर है 6 प्लस में, और न्यूट्रॉन आप कुछ भी मान लो। ठीक है, न्यूट्रॉन यहाँ पर आप अगर 6 मानते हो, ठीक है, लेट करना है, ये हमको दिया हुआ है, तो यहाँ पर है एटॉमिक मास कितना आ गया, एटॉमिक मास आ गया 12, जबकि एटॉमिक मास कितना होता है, कार्बन C14 होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा 14, यानी कि अब आया 12। अब यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत याद आ गया है, तो अब इसको 8 रख के देखो, और ये कितना आ जाए, एटॉमिक मास 14, और कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 14 ही होता है। ठीक है, जिस प्रकार लिथियम का 7 होता है। ठीक है, 3 नहीं 7 होता है लिथियम का। और अब चलते हैं आगे, और इसी प्रकार से आपको कह दिया जाए कि किसी का भी एटॉमिक मास निकालना हो तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपको ये बता दिया भी, ये देखो जो ये लिखा हुआ है ना, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये तो है हमारा क्या, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास है ये, और ये होता है हमारा क्या, एटॉमिक नंबर, जिसको जेड से डिनोट करते हैं और इसको ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, और सिर पर तो होता है वजन। ठीक है, इसे याद कर लेना। पैर में होता है क्या, नंबर है, पैर में होता है नंबर है, यानी कि पैर में क्या होगा, नंबर है, और सिर पर क्या होगा, वजन होगा। ठीक है, पैर में 9 नंबर की चप्पल लगा लो इस प्रकार से। ठीक है,
तो नंबर होगा, नंबर से 9 से नंबर बन जाएगा, ये जेड होगा वो नंबर पेयर में होगा, यानी कि नीचे क्या होगा एटॉमिक नंबर और सर पर क्या होगा वजन होगा, एटॉमिक मास यानी कि द्रव्यमान। तो इतनी बात समझ में आगे होगी मेरे हिसाब से, तो कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। और अब चलेंगे हम आगे, और आगे हम बात करेंगे इसकी, आगे हम बात करेंगे इसी रिलेटेड, मतलब जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे आगे और वो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिएगा। कंप्लीट केमिस्ट्री आपको यहाँ पर करवाई जाएगी, कोई दिक्कत वाली कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, लव यू ऑल, जय हिंद।